हाँ, नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं पाठ विदाई संभाषण की, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। इसके पहले एपिसोड में हमने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भाषा प्रयोगों की बात की थी। आज इस दूसरे एपिसोड में हम आगे यह जानेंगे कि भाषा संबंधी विशिष्ट प्रयोग क्या हैं, व्यंग्य का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और पाठ में बाल मुकुंद गुप्त की भारतीय शासन से क्या अपेक्षाएं हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ विदाई संभाषण। विदाई संभाषण पाठ धारदार व्यंग्य का एक नमूना है। असल में हिंदी गद्य के निर्माण काल की लिखी गई यह रचना है, इसलिए भाषा का जो प्रयोग है वह कुछ पुराने ढंग का जान पड़ेगा आपको, लेकिन यह बनती हुई हिंदी का नमूना है। इसमें जो खास बात है कि विनोद प्रियता है, चुलबुलापन, संजीदगी और आम जनता के बीच में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हमें अपनी बात को जनता तक पहुंचानी हो, उसके भीतर आज़ादी की चेतना भरनी हो, तो उन्हीं के बीच के प्रचलित शब्दों, उनके बीच में प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों और कहने के तरीकों का इस्तेमाल ज़्यादा प्रभावी और संप्रेषणीय होता है। और शिव शंभू की ओर से लिखा गया यह पत्र चिट्ठा एक साहसिक गद्य का नमूना है, जहाँ पर लेखक सीधे सीधे साम्राज्यवाद की जो बुराइयां हैं, जो उसकी कमियां हैं और उसकी जो क्रूरता है, उसका चेहरा जनता के सामने प्रस्तुत करता है अपने लोगों की भाषा में। मुहावरेदार जो भाषा है उसका एक नमूना इस पाठ में मिलता है। आप भी ध्यान से सुनिए। आपको स्वयं इस बात की बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसको मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। अब बिस्तरा गर्म तवे पर रखना और गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाना, इस प्रकार के जो प्रयोग हैं वो इस भाषा को एक अलग ही रवानगी और विशिष्टता प्रदान करते हैं। वो सीधे सीधे लोक में प्रचलित जो व्यंग्य कहने की जो शैली है उसके साथ जुड़ती है। अच्छा, जो गुप्त जी हैं वो व्यंग्य लेखन में अपने समय के शायद सबसे अच्छे लेखक हैं। व्यंग्य के संदर्भ में बाल मुकुंद गुप्त की परंपरा कबीर से जुड़ती है। जिस प्रकार कबीर अपनी रचनाओं में व्यंग्य का धारदार उपयोग करते हैं, उसी प्रकार बाल मुकुंद गुप्त अपने व्यंग्य लेखन से इतने मारक प्रहार करते हैं कि कठोर से कठोर शासक भी घायल हुए बिना रह नहीं सकते हैं। व्यंग्य क्या है, इसके चर्चा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में उसकी परिभाषा बताई है। व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्टों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो, और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बना लेना हो जाता हो। गुप्त जी के लेखन में व्यंग्य की धार को हम देख सकते हैं। लिखते हैं, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं, आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। तो वो एक तरह से
ये बता रहे हैं कि आपने अपनी शान शौकत में कोई कमी न छोड़ी। जब पाठ के शुरू में हम ये चर्चा कर रहे थे कि शो और ड्यूटी के फर्क को वो मुद्दा बनाते हैं, तो ये शो था कि दिल्ली दरबार में कर्जन ने अपने आप का महिमा मंडन किया और जो राजा के जो भाई थे उन्हें भी अपने से नीचा ही स्थान दिया, उसे बगल में बिठाया था। तो यही सब कारण थे कि कर्जन का पराभव हुआ। कैसे हुआ? लिखते हैं गुप्त जी कि कितने ही राजों को मट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला, कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आह, इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। तो माइलॉर्ड का पतन हो गया। वायसराय जैसे सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा था, जिसने अपनी शान शौकत के लिए दिल्ली दरबार सजाया, जिसने अपनी शान में बढ़ोतरी के लिए विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया, उस व्यक्ति को एक सदस्य की नियुक्ति के लिए नीचा देखना पड़ा और उसे साम्राज्य के हाथों जिल्लत होकर के भारत से जाना पड़ा। पाठ में गुप्त जी कर्जन के किए गए कामों पर सवाल उठाते हैं, उसके शासन के तरीके और उसकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। लिखते हैं, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर अपनी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बतलाइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। तो शासन कैसा हो, इसके बारे में गुप्त जी एक ढांचा रखते हैं, एक अपनी सोच रखते हैं जो इस पाठ के भीतर शामिल है कि उनकी मांग है कि शासन का उद्देश्य समाज की बेहतर व्यवस्था का निर्माण ही होना चाहिए और यह किसी व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। अच्छे समाज के लिए नियमों को बनाना और उसे लागू करना शासन का कार्य है। इसी तरीके से जनहित के अनुरूप व्यवस्था का प्रबंध करना और हर नीति में जन कल्याण का भाव होना जरूरी है। जनता का दुख दर्द समझने के लिए भी सही तरीके का होना, एक व्यवस्था का होना जरूरी मानते हैं और इन्हीं बातों पर वो कर्जन की आलोचना करते हैं। कहते हैं, माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत हुआ शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरे भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो मैं तेरे लिए कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? तो इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? ये जो अंतिम वाक्य इस चिट्ठी का है, वह कर्जन पर सीधी चोट करता है। कहते हैं कि जाते समय भी अगर तुम भारतीयों की प्रशंसा कर दो, उनके प्रति अपने किए गए गलत कार्यों को स्वीकार कर लो, भारत के अच्छे भविष्य की कामना ही कर दो,
तो ये देश शायद तुम्हारे किए गए सारे कार्यों को, बुरे कर्मों को भूल जाएगा, लेकिन तुम्हारे भीतर उदारता नहीं है और तुम अहंकार और नस्ल के भेद से भरे हुए हो। तो इस प्रकार से वो कर्जन पर सीधी चोट करते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो कहने का जो ढंग है वो इतना असरदार है, उसमें इतनी भंगिमा मौजूद है कि वो सीधे सीधे पाठक के हृदय में समा जाती है बात। भाषा का जो प्रयोग करते हैं इसमें कि आगे भी इस देश के प्रधान शासक आए अतः उनको भी जाना पड़ा, या आप किसको आए थे और क्या कर चले। तो ये शुरुआती हिंदी के नमूने हैं। आज इनका रूप बदल गया है। आप अपने पाठ में आए ऐसे वाक्यों की पहचान कर सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं कि ऐसे कौन से वाक्य हैं जो पहले अलग ढंग से लिखे जाते हैं और आज अलग ढंग से लिखे जाते हैं। इसी तरह देखिएगा कि पधारें शब्द का इस्तेमाल एक खास संदर्भ में किया गया है। आमतौर पर इसका अर्थ होता है आना, लेकिन इसमें आप पधारें यानी जाएं। कर्जन से कहते हैं पधारें यानी जाएं, तो व्यंग का अर्थ ये करता है। इसी तरह से वरंच शब्द है, सुखांत है, सुख की नींद सोना, बिस्तर गरम राख पर रखना, खलीफा है, जंगी लाट, जो जंग यानी कि युद्ध, तो युद्ध का जो अफसर है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, वो कौन है? जंगी लाट है। इसी तरह पायमाल होना, ये शब्द शायद आज की भाषा में कम प्रचलित है। नष्ट होना अर्थ है नष्ट होना। गुप्त जी ने इसमें कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी उल्लेख किया है, उनसे कर्जन की तुलना की है कि कैसर भी लोगों की बात शायद सुन लेते थे, जार भी लोगों की बात सुन लेते थे। इसके लिए घेरने घोटने शब्द का इस्तेमाल किया है, जो एक बड़ा विशिष्ट प्रयोग है, आज के समय में उसका प्रयोग नहीं होता है। तो उसके अलावा एक और पात्र है नादिर शाह, उसका जिक्र करते हैं कि किस प्रकार से वह लोगों को लूट लेता था, और जब उसने दिल्ली में कत्लेआम मचाया तो उससे प्रार्थना की गई तो उसने कत्लेआम को रोक दिया। लेकिन आपने तो जनता की करुण पुकार के बावजूद आपने बंगाल के विभाजन को रद्द नहीं किया। तो इस प्रकार से वो एक ऐतिहासिक संदर्भ में कर्जन के किए गए कार्यों को रखते हैं, उसकी तुलना करते हैं, आलोचना करते हैं, तीखी आलोचना करते हैं, उस पर प्रहार करते हैं और अपनी बात को रखते हैं कि शायद कर्जन का अहंकार उसके जो रंग भेद की जो श्रेष्ठता की नीति है कि गोरे लोग जो है इस दुनिया में राज करने के लिए बने हैं, शायद इसकी वजह से है, और इसलिए कर्जन किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो इस पाठ में हमने यह देखा कि किस प्रकार बालमुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन को लिखी गई चिट्ठी के माध्यम से भारतीय जनमानस की वेदना को प्रस्तुत किया। भारत के लोग कर्जन के जाते समय क्या सोच रहे थे, उनके असली पीड़ा क्या थी, कर्जन की पीड़ा को भी उससे वो जोड़ते हैं और बताते हैं कि जब कोई किसी की बात नहीं सुनता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। कम से कम जाते समय तो कर्जन यह बात ज़रूर समझ रहे होंगे। तो इस पाठ के बारे में जो बात हमने सबसे पहले कही थी उसी से अंत करना मैं चाहूँगा कि जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला करिए, और कर्जन अपनी ड्यूटी में फेल हो गए। यह बात इस पाठ से हमें समझ में आती है। धन्यवाद।